नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सात का समीकरण और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। 4 महीने से कम का भी इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, सब दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये भी समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, सात का समीकरण। सात के समीकरण की शुरुआत करते हैं वार पलटवार से, जो कि टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अपने शबाब पर है और इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी तंज कसने का दौर भी जारी है। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर आई और शाम होते होते सियासत गर्म हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। गोरखपुर और देवरिया के दौरे पर थे वो, बस फिर क्या। उन्होंने इस दौरे के दौरान जनसभा से ही पेपर लीक के गुनहगारों को सख्त संदेश सुना दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया गया उस पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज तो किया ही जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। टीईटी का टेस्ट था। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। इधर पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी भले ही आरोपियों पर सख्ती की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का एक बड़ा मौका मिल गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में इसी तरह पेपर लीक होते रहे हैं और अब यही बेरोजगार नौजवान भाजपा के खिलाफ वोट देंगे और भाजपा का सफाया हो जाएगा। जो परीक्षा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो यूपी टीईटी का पेपर लीक होने पर हैदराबाद के भाईजान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर की रैली से यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब इस सरकार से एक पेपर नहीं संभल रहा तो ये प्रदेश क्या संभालेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि यूपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। ये दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए।
41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। विपक्ष के आक्रमण आपने देखे और अब बात करते हैं 22 के बंधन की, जहां पर भीम आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं, जिससे सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। लखनऊ में भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोले और आने वाले वक्त में गठबंधन करने के संकेत दिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह तो नहीं बताया कि वो गठबंधन किसके साथ करेंगे, लेकिन यह जरूर कहा कि भाजपा को हराने के लिए वो हिस्सेदारी और पावर शेयरिंग चाहते हैं। चंद्रशेखर ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाए तो भी वो भाजपा के साथ गठबंधन किसी हाल में नहीं करेंगे। मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रखता। अब बात करते हैं मौके पर चौके की, जहां भाजपा ने बड़ा चुनावी स्ट्रोक खेला है और विपक्षी दलों के 10 नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर सियासी बॉल को बाउंड्री लाइन के उस पार पहुंचा दिया। भाजपा ने एक बार फिर सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों को झटका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कई दलों के नेताओं, पूर्व आईएएस और व्यापारी भाजपा में शामिल हुए। इन 10 नेताओं में 4 ब्राह्मण नेता हैं। इनमें कांग्रेस और सपा से विधायक और पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। साथ साथ गाजीपुर सदर से पूर्व विधायक और अखिलेश सरकार के मंत्री रहे विजय मिश्रा भी भाजपा में शामिल हो गए। बसपा नेता और दिल्ली बसपा के प्रभारी रहे मनोज दिवाकर भी भाजपा में आ गए हैं। जाटो समाज से आने वाले और बसपा में कई पदों पर रहे जगदेव भी हाथी की सवारी छोड़कर कमल के पाले में चले गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ल भाजपा में शामिल हो गए। राम शिरोमणि शुक्ल पहले भी भाजपा से विधायक रहे हैं। उन्नाव के रहने वाले बीएसपी नेता धर्मेंद्र पांडे भाजपा में आ गए और आईए से 3 बार विधायक और कभी बसपा और कभी सपा में जाने वाले मदन गौतम ने भी आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया। कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हो गए। ये उस सियासी परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोग विधायक रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अशोक कुमार सिंह ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। साथ साथ लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर में कई संस्थाएं चलाने वाले व्यापारी अखिलेश वर्मा ने भी भाजपा का दामन थामा और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वंशवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। देश और राज्य का दुर्भाग्य है कि राजनीति करते करते लोग वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने लगे। एक संकुचित विचार एक दायरे में आ गए। केवल मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा परिवार, यानी जाति से लोग भी भटक गए, समाज से भटक गए और प्रदेश के विकास से भटक गए। मात्र भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र एक ऐसा दल है, आज भी उसके नेता तपस्वी हैं और सत्ता गरीब के लिए, गरीबों के लिए है और सत्ता गरीब के विकास के लिए है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद इन नेताओं ने जो कुछ कहा अब आपको दिखाते हैं। केरल का विषय आएगा, जम्मू कश्मीर का विषय आएगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ती है। केवल एक विषय कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के प्रत्येक कोने में विकास की रोशनी पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रत्येक गांव के कोने कोने में विकास करने की गति जो है और आज तक किसी सरकार ने नहीं। शिक्षा,
स्वास्थ्य और सुरक्षा केवल भाजपा ही दे सकती है। जनता ने 2007 से 12 से 17 दोनों की सरकारें देख ली और ये विश्वास हो गया कि ये चारों चीज़ें मुझे भाजपा ही दे सकती है। मोदी जी, योगी जी नेतृत्व में जनता आज आपको सुखमय समझती है, खुशहाल है। तो देश के लिए मोदी जी बहुत कर रहे हैं। विदेशों में उनकी छवि अच्छी है, इसलिए मैंने भी ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता लेके भारतीय जनता पार्टी के काम किया जाए। और अब बारी है रैली रिपोर्ट की, जिसमें आज हम आपको सीएम योगी की देवरिया रैली, भाजपा की ट्रैक्टर रैली और ओवैसी की बलरामपुर रैली की जानकारी देने जा रहे हैं। देवरिया में सीएम योगी ने 200 करोड़ की 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में 12 और 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज बने हैं। इस मौके पर योगी ने माफिया को भस्मासुर बताया और साथ साथ दंगाइयों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सूबे में विकास की राजनीति कर रही है और विपक्ष के पास भाजपा के विकास का कोई जवाब नहीं। भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असला ही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरपरस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? वहीं प्रदेश में भाजपा ने ट्रैक्टर रैली निकाली और जनता को सीधा संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी सूबे के किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ है। भाजपा ने सिद्धार्थनगर, बहराइच और गोरखपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। सिद्धार्थनगर में जहां स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की अगुवाई में यह रैली निकाली गई, तो बहराइच में भाजपा की ट्रैक्टर रैली की अगुवाई भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने की। वहीं गोरखपुर में भाजपा की ट्रैक्टर रैली की अगुवाई जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने की। इस रैली में बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश का किसान भाजपा के साथ है। भाजपा नेताओं ने इस रैली में यह भी संकेत दिया कि कई किसानों को भाजपा कृषि कानून के बारे में समझा नहीं पाई और इसी वजह से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया। इधर बलरामपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में शिरकत की। वहां पर उन्होंने पहले कई दलों से आए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया, फिर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनसभा में केंद्र की नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया और आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य बना हुआ है, जो कि बेहद शर्म की बात है। बावजूद इसके सीएम योगी प्रदेश के विकास के झूठे दावे लोगों के सामने कर रहे हैं। और अब बात करते हैं चुनाव के उस बड़े दांव की जिसके जरिए भाजपा बुंदेलखंड में अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है। वहीं शिवपाल यादव ने आजम खान से जेल में मिलकर बड़ा दांव खेला है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुंदेलखंड में भी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और योगी सरकार ने यहां पर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारी है। इसी सिलसिले में अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने हेलीकॉप्टर से चित्रकूट पहुंचे। यहां जिला प्रशासन और यूपीडा के तमाम अधिकारी मौजूद थे।
अवनीश अवस्थी ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के काम का जायजा लिया। आपको बताएं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसका करीब 80% काम पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। चित्रकूट से इटावा तक की एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरा है। इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा शामिल है। आपको बताएं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान से मिले। इस मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा कि आजम खान भी चाहते हैं कि समाजवादी परिवार एक हो जाए। वहीं शिवपाल ने अखिलेश से गठबंधन की देरी पर कहा कि यह रणनीति का हिस्सा है। आजम खान से आपसे मुलाकात हुई तो क्या चर्चा हुई, किस बात को लेकर चर्चा हुई? चुनाव के बारे में यही है कि सब लोग एक हो जाओ। जी जी, पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। लेकिन अखिलेश जी तो अंदर हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं ना, पे क्या बताएं, कुछ बताएं। आप काफी प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से वो समझौता कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो मुखातिब नहीं हो रहे हैं। अब ये रणनीति का हिस्सा है, आपको नहीं, अब 2 दिनों का इंतजार करो, सब सामने